नमस्कार बच्चों। आज हम अरस्तु की अध्ययन पद्धति का अध्ययन करेंगे। इस बात में विवाद है कि अरस्तु को मौलिक विचारक माना जाए या नहीं, क्योंकि विचारों के क्षेत्र में वह अपने गुरु प्लेटो का ऋणी है। किंतु यह तथ्य बिल्कुल निर्विवाद है कि अरस्तु ने राजनीति के क्षेत्र में जिस पद्धति को प्रारंभ किया वह निगमनात्मक या वह आगमनात्मक या वैज्ञानिक पद्धति राजनीति के क्षेत्र में अरस्तु की ही देन है। प्लेटो राजनीति विज्ञान में या राजनीति शास्त्र में जहाँ दार्शनिक पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, उसने अपने समस्त अध्ययन का आधार निगमनात्मक पद्धति को बनाया। वहीं अरस्तु ने वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, अवलोकन तथा निरीक्षण पर आधारित आगमनात्मक पद्धति से अपने विभिन्न तथ्यों को प्राप्त करके उनका विश्लेषण किया। तो इस तरह से राजनीति शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखने का जो सबसे महान कार्य अरस्तु के द्वारा किया गया, वो उसकी ये पद्धति ही है। वस्तुतः अरस्तु के बाल्यकाल में उसे जो वातावरण मिला, क्योंकि वह एक राजवैद्य का बेटा था और उसके परिवार का वातावरण जो था वो इस प्रकार के चिकित्सकीय वातावरण के कारण ऐसा था कि वहाँ पर विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन, उनका पर्यवेक्षण, यह एक बहुत ही सामान्य सी बात थी। तो इस तरह से अपने पारिवारिक वातावरण के कारण बाल्यकाल से ही वह प्रकृति का, विभिन्न प्राणियों का और विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन, उनका विश्लेषण और उनका पर्यवेक्षण करने की जो एक सहज प्रवृत्ति उसमें विकसित हो गई थी। यही कारण है कि इस मूलभूत प्रवृत्ति का प्रभाव उसके ज्ञान के सभी क्षेत्रों में पड़ता है और यही एक कारण भी है कि वह इतने विविध विषयों में एक साथ अध्ययन करके पारंगत हो सका। अरस्तु जो है उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी जो विश्वविद्यालय था जिसका नाम लीसियम था, लीसियम में विभिन्न प्राकृतिक अन्वेषणों के लिए, विभिन्न गतिविधियों के जांच के लिए, उनके अवलोकन के लिए और विभिन्न शोध के लिए 1000 के आसपास जो हैं वो सहायकों की नियुक्ति कर रखी थी। ये शोध में सहायता देने वाले ये 1000 लोगों का जो समूह है उसको विभिन्न क्षेत्रों में तथ्यों को एकत्रित करके आंकड़ों को उसके सामने रखता था और अरस्तु उनका विश्लेषण करके विभिन्न सामान्य सिद्धांतों को निकालने का एक क्रम उसका चलता रहता था। तो इस तरह से आगमनात्मक पद्धति का सार यही है कि आप विभिन्न घटनाओं का सामान्य अवलोकन करके उनका फिर सूक्ष्म निरीक्षण करके उनको विशेष घटनाओं पर आरोपित करें। तो इस तरह से प्लेटो को जहाँ पे निगमनात्मक पद्धति का, वहीं अरस्तु को आगमनात्मक पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। उसकी जो ये जो दूसरी पद्धति के क्षेत्र में ही जो महत्वपूर्ण जो देन है वो है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ है कि उसने अपनी जो अध्ययन है उस अध्ययन का आधार उसने विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के इतिहास को बनाया। उसने चाहे राज्य का अध्ययन हो, चाहे संविधानों का अध्ययन हो, उसने उन सब का अध्ययन उनके इतिहास के संदर्भ में किया। उसने राज्य के विकास क्रम को उसके इतिहास के संदर्भ में ही समझने का प्रयास किया और यह बताया कि किस प्रकार से संस्थाओं का विकास होते होते वो आज की अवस्था में पहुंची है। चाहे वो उसके क्रांतियों संबंधी विचार हों, उसके प्रत्येक विचार में ऐतिहासिक पद्धति का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है और
इसी पद्धति के कारण उसको राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक पद्धति का प्रतिपादक या जन्मदाता भी माना जाता है। जो तीसरी महत्वपूर्ण उसकी देन है प्रकृति राजनीतिक विज्ञान के पद्धति शास्त्र में, वो है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक था, राजनीतिक वैज्ञानिक था, जिसने लगभग 158 संविधानों का अध्ययन, उनका अवलोकन, पर्यवेक्षण, परीक्षण किया था और उसके पश्चात विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक निष्कर्ष निकाले थे। अपने सहायकों की मदद से उसने विभिन्न संविधानों के इतिहास का, उनके आपसी संबंधों का, उनके वर्तमान का, उनकी प्रकृति का अध्ययन किया था और तब वो ये निष्कर्ष निकाल पाया कि विभिन्न संविधानों में कौन सा संविधान श्रेष्ठ है, किस पद्धति को जो है वो स्थायित्व की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। और यही कारण है कि वो अपने प्रसिद्ध जो है वो स्वर्णिम मध्यम का सिद्धांत इसके आधार पर वो निकाल पाया था कि विभिन्न संविधानों का अध्ययन करने पर उसने पाया कि राज्य की स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि हमें विभिन्न अतियों से बचना चाहिए। जहाँ निरंकुश राजतंत्र की अति भी बुरी है और वहीं जो है वो बिना किसी अंकुश के प्रजातंत्र भी बुरा है। इसलिए उसने जो है वो मध्यम मार्ग अपनाते हुए ये कहा कि पॉलिटी या अल्प वर्गतंत्र, अल्प जो वर्गतंत्र है वो ही राज्य के लिए सर्वोत्तम है। फिर एक और उसकी जो महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है वो है सोद्देश्यात्मक अध्ययन पद्धति। सोद्देश्यात्मक अध्ययन पद्धति का अर्थ होता है कि इस बात को स्वीकार करना कि विभिन्न संस्थाएं किसी विशेष उद्देश्य की ओर गतिमान होती हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना निहित, कोई अंतर्निहित एक उद्देश्य होता है और अपने विकास की प्रक्रिया में जिसको बिकमिंग कहा जाता है, वो निरंतर निर्माण की, विकास की एक प्रक्रिया उसके अंदर जारी रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो अपने उस अंतिम चरण को वो संस्था प्राप्त कर लेती है और वही उसकी सच्ची प्रकृति भी होती है। राज्य के क्षेत्र में वो सोद्देश्यात्मक प्रकृति के द्वारा वो विश्लेषण करके यह बताता है कि मनुष्य की जो आंतरिक प्रवृत्ति है वो सामाजिकता की प्रवृत्ति है। इसी के कारण वो समूह में रहना प्रारंभ करता है और फिर वो परिवार का उसी सामूहिकता की प्रवृत्ति के कारण परिवार का विकास होता है और परिवार विभिन्न गांवों के और उसके समूहों में और नगरों में आगे बढ़ते बढ़ते एक पूर्ण नगर राज्य की तरफ आगे बढ़ता है। और यही नगर राज्य का जो स्वरूप है वो मनुष्य के विकास का सच्चा स्वरूप या सच्ची प्रकृति है। इसलिए एक अंतर्निहित सोद्देश्यता का जो उद्देश्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, अरस्तु उसको मानकर चलता है और उसका अपने विभिन्न राजनीतिक अध्ययनों में इस पद्धति का बार बार उपयोग करता है। अगली पद्धति है सादृश्यात्मक पद्धति। सादृश्य का अर्थ है विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न समानताओं के द्वारा किसी चीज़ को, किसी विचार को समझाने का प्रयास किया। प्लेटो ने भी इसका उपयोग किया अपने अध्ययन में और अरस्तु ने भी प्रयोग किया। किंतु प्लेटो ने जहाँ प्रकृति के सादृश्य उपस्थित किए अपने चाहे वो आदर्श राज्य की विभिन्न बातों को समझाने के लिए, चाहे मनुष्य को समझाने के लिए, किंतु अरस्तु अपने जो प्रमुख सादृश्य है वो चिकित्सा शास्त्र से और जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से उठाता है। क्योंकि जीवों का उसने बहुत गहन अध्ययन किया था, प्राणीशास्त्र के उसने बड़े व्यापक अध्ययनों को अंजाम दिया था। इसलिए बहुत सहज था कि अपने प्राणीशास्त्रीय अध्ययनों के कारण और अपने चिकित्सकीय पृष्ठभूमि के कारण वह राजनीति में भी बार बार इस प्रकार के सादृश्य प्रस्तुत करता है। राजनीति की कला को वो चिकित्सक की कला के समान ही मानता है। इसी प्रकार से राज्य के विकास को वो प्राणियों के विकास के सदृश प्रस्तुत करता है। राज्य यदि संपूर्ण है तो परिवार या मनुष्य उनके विभिन्न अंग हैं। इस प्रकार के वो सादृश्य, रोचक सादृश्य
प्रस्तुत करता है और राजनीति के विभिन्न सिद्धांतों को विकसित करता है और उनको समझाने का प्रयास करता है। एक और उसकी जो अध्ययन पद्धति की विशेषता है वो है विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति। विश्लेषण का अर्थ ये कि जो विभिन्न तथ्य एकत्रित कर लिए जाते हैं आगमनात्मक पद्धति के द्वारा, उन तथ्यों का विश्लेषण करना, उनका गहन अवलोकन करना, और यह भी उसकी अंतर्निहित प्रकृति ही थी। उसका जो ग्रंथ पॉलिटिक्स, वो तो इस प्रारंभिक पंक्ति से ही प्रारंभ होता है। उसके ओपनिंग सेंटेंस है वो यही है कि निरीक्षण से हमें पता चलता है, ऑब्जर्वेशन टेल्स अस। तो ये जो निरीक्षण की उसकी क्षमता है, ये जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति निरीक्षण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, उतना ही वो उसका विश्लेषण अच्छी तरह से कर सकता है। तो उसने विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण किया। 158 संविधानों का जब उसको आंकड़े मिल गए तो उनका उसने विश्लेषण करके बहुत सी ऐसी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण किया जो आज भी सत्य है, और उनका कोई जो है वो आप प्रति विचार उसको काटने वाला सामने नहीं आया है। उसके राज्य संबंधी अवधारणा, उसके क्रांतियों संबंधी विचार, उसके संविधानवाद की जो अवधारणा है वो तो राजनीति को बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, और यह उसके विश्लेषणात्मकता की इस क्षमता के कारण ही संभव हो पाया। तो इस तरह से ये जो प्रमुख पद्धतियां हैं, ये कुल मिलाकर के आज से 2500 साल पहले जो है वो राजनीति के विज्ञान को स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। और एक और बात है अरस्तु के इन अध्ययन पद्धतियों के अलावा, वो है उसकी पारिभाषिक शब्दावली, उसकी टर्मिनोलॉजी और उसकी भाषा। अपने ग्रंथ राजनीति को लिखने के लिए उसने अपने गुरु प्लेटो की भाषा का त्याग कर दिया। प्लेटो ने जहाँ अलंकारों की अनूठी छटा अपने ग्रंथ रिपब्लिक में बिखेरी, उसने बहुत काव्यात्मक जो है वो उक्तियों के द्वारा रिपब्लिक के सौंदर्य को बहुत द्विगुणित कर दिया। वहीं सौंदर्य और काव्य की दृष्टि से रिपब्लिक के सामने पॉलिटिक्स जो है वो कहीं नहीं ठहरती है। क्योंकि वह अपने गुरु के समान डायलॉग लैंग्वेज का वो त्याग कर देता है और उसके स्थान पर निबंधात्मक पद्धति को अपनाता है। अपने तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में वो निबंधात्मक शैली में बहुत ही सरल वाक्यों में और बहुत सरल तरीके से विभिन्न उदाहरणों के साथ समझाते हुए वह अपने पुस्तक का लेखन करता है। तो राजनीति विज्ञान जो कि एक शुष्क तथ्यात्मक विषय है और राजनीति के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाला विषय है, उस यथार्थ को आप काल्पनिक भाषा के द्वारा भली प्रकार नहीं समझा पाते, परंतु उसे तो आप सत्य जैसा देखा गया, जैसा अनुभव किया गया, उसे रूप में प्रस्तुत कर देना, ये उस निबंधात्मक शैली में ही संभव हो सकता है जो अरस्तु ने अपने लेखन में उसका उपयोग किया। क्योंकि वह एक बायोपॉलिटिकल साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट भी था और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी था। तो बायोलॉजी और जो विभिन्न अन्य वैज्ञानिक विषय हैं जिनमें एक सहज, सामान्य और सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी भाषा का प्रयोग उसने अपने राजनीति के ग्रंथ को लिखने में भी किया। इस तरह से उसका जो समग्र सार है, यदि अरस्तु के पद्धति को यदि समझ करके हम कहें तो अरस्तु एक राजनीतिक वैज्ञानिक था और वह महान अनुभववादी विचारक था। उसने तर्क की अपेक्षा अनुभव को महत्व प्रदान किया यथार्थ को समझने में, सत्य के विश्लेषण में। और उसका ये कहना था कि जो विभिन्न मानवीय अनुभव हैं वो ही सत्य के निकट हो सकते हैं। उन्हें तर्क की कसौटी पर कसकर हम केवल सत्य का ही एक तरह से हनन करेंगे। तो इस तरह से पद्धति के क्षेत्र में वो अपने गुरु प्लेटो से बहुत दूर निकल गया और एक स्थान ऐसा आया जबकि वो दोनों दो विभिन्न दिशाओं में जाते हुए प्रतीत हुए।
इस प्रकार वो अपने प्लेटो की मान्यताओं से, अपने गुरु की उन प्रस्थापनाओं से ही प्रारंभ करता है कि प्रत्येक राज्य जो है वो एक आदर्श की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो आदर्श कैसा होना चाहिए इसका प्रतिपादन करने में वह जिस पद्धति का अनुकरण करता है प्लेटो के विपरीत, वो पद्धति उसे अपने गुरु के निष्कर्षों से बहुत दूर और यहाँ तक कि उनके विरोध में लाकर के उसको खड़ा कर देती है। धन्यवाद।